नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आज हम खास कार्यक्रम में बात करेंगे आपातकाल का काला सच, वो काला अध्याय, वो काली रात और वो काला दौर। लेकिन सबसे पहले मैं कार्यक्रम शुरू करूं, लेकिन उससे पहले मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की चंद पंक्तियां आपको सुनाना चाहता हूं जो उस दौर की थी। अनुशासन के नाम पर अनुशासन का खून, भंग कर दिया संघ को कैसा चढ़ा जुनून। कैसा चढ़ा जुनून मात्र पूजा प्रतिबंधित, कुटिल कर रहे केशव कुल की कृति कलंकित। कहे कैदी कबीराय तोड़ कानूनी धारा, गूंजेगा भारत माँ की जय का नारा। ये पंक्तियां उसी दौर की है और इसके लेखक हैं पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी। बात करते हैं उस काले अध्याय की। यूं तो इस कहानी की शुरुआत तमाम संकटों से गुजरते हुए पहले ही हो गई थी, लेकिन हम उस सबसे थ्रिलर सीन की बात कर रहे हैं जो जून महीने की 25 तारीख की काली रात को शुरू हुआ था। इंदिरा गांधी, ये भारत के इतिहास का वो नाम है जिसे सत्ता से हटाने का जिम्मेदार एक बहुत बड़ा तूफान था। आपने परफेक्ट स्टॉर्म का नाम सुना होगा। कहा जाता है कि जब सारी कंडीशंस परफेक्ट हो तो एक गजब का तूफान आता है। अब ये तूफान भारत में कब और कैसे आया, आज हम इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि इसी तूफान का सबसे ज्वलंत रूप था आपातकाल, इमरजेंसी। संसद, अदालत, मीडिया, किसी में उनके खिलाफ में बोलने की ताकत नहीं रह गई थी। केंद्र सरकार ने इसी तारीख को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है, ऐलान किया है और बाकायदा इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। वहीं आपातकाल, जिसे भारत के इतिहास का काला अध्याय भी कहते हैं, जहन में आपातकाल का नाम आते ही चीख चिल्लाहट के साथ पीछे से जोर शोर से एक और नारा गूंजता है और फिर खामोश होता दिखता है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। देश में एक साथ कई ऐसी चीजें हो रही थी, एक को संभालो तो दूसरी हाथ से फिसल जाए, दूसरी को संभालो तो तीसरी हाथ से फिसल जाए और तीसरी को संभालो तो चौथी। एक तरफ गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन चल रहा था, दूसरी तरफ बिहार में छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। तभी जयप्रकाश नारायण बिहार प्रदर्शन से जुड़े और देश भर में इस क्रांति को आग की तरह फैला दिया। इतना सब हो रहा था कि सभी रेल कर्मियों की हड़ताल होने लगी और इसी वक्त इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राजनारायण मामले में अपना फैसला सुना दिया। सरकार के लिए इधर उधर तरफ से सभी तरह से संकट के बादल घिर गए। इस तूफान के केंद्र में थी इंदिरा गांधी। हर तरफ से कुर्सी खिंचती नजर आ रही थी। एक हाथ से बचाए तो दूसरा खींचने को आतुर था। यूं तो तमाम संकटों की शुरुआत पहले ही हो गई थी, लेकिन उस सबसे थ्रिलर सीन की बात करते हैं जो जून महीने की 25 तारीख की काली रात को शुरू हुआ। तब देश को आपातकाल और सेंसरशिप के हवाले कर दिया गया। नागरिकों से उनके अधिकार छीन लिए गए और राजनीतिक विरोधियों को उनके घर या दूसरे ठिकानों से खदेड़कर जेलों में ठूंसा जा रहा था। अभिव्यक्ति व्यक्त करना अब अपराध हो गया था। हर तरफ सेंसरशिप का ताला जड़ दिया गया था। अब पत्र पत्रिकाओं में केवल वही छपता था, वही लिखा जाता था जो उस दौर की सरकार चाहती थी। आकाशवाणी की वाणी भी खौफजदा थी। प्रसारण से पहले कंटेंट सरकारी अधिकारी के पास में भेजा जाता था और उसे सेंसर करवाना पड़ता था। इस कहानी का हीरो वो था जिसके आगे कोई भी हीरो धूल फांकता दिखे, यानी लोकनायक जयप्रकाश नारायण। 72 साल के बुजुर्ग समाजवादी सर्वोदयी नेता नारायण के पीछे देश भर के क्रोधित छात्र और युवा हिंसक और अनुशासित तरीके से लामबंद होने लगे थे। इनके गुस्से से लाल होने के पीछे का कारण था महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी का चरम पर पहुंच जाना। गुजरात और बिहार की सीमा को लांघकर कब ये देश क्रांति की राजधानी दिल्ली तक पहुंच गई, पता ही नहीं चला। मानो जंगल की कोई आग हो जो फैलती ही जा रही थी, फैलती ही जा रही थी। क्रांति ने राज्यों की कांग्रेस सरकारों के साथ साथ केंद्र में मौजूद सर्वशक्तिमान इंदिरा गांधी की सरकार को भी अंदर तक झकझोर दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का वो बड़ा फैसला जो नजीर बना। अभी सरकार इस सदमे को दूर से
देखे इससे उबरने से तरीके से तलाश रही थी, तभी इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति जगमोहन लाल सिन्हा के एक फैसला पर 24 जून को सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी। 12 जून 1975 के इस फैसले में इंदिरा गांधी के संसदीय चुनाव को अवैध घोषित कर दिया गया था। उन्होंने रायबरेली से इंदिरा गांधी के लोकसभा चुनाव को चुनौती देने वाली समाजवादी नेता राज नारायण की याचिका पर यह फैसला सुनाया था। इंदिरा गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द की ही गई, इसके साथ ही 6 साल तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य भी घोषित कर दिया गया। अब 24 जून को सुप्रीम कोर्ट ने इसी फैसला पर मोहर लगा दी थी। हालांकि इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बने रहने की छूट दे दी गई। वो लोकसभा में जा तो सकती थी, लेकिन वोट नहीं कर सकती थी। हाईकोर्ट में दायर अपनी याचिका में राज नारायण ने इंदिरा गांधी पर भ्रष्टाचार और सरकारी मशीनरी और संसाधनों के दुरुपयोग के गंभीर आरोप लगाए। इस केस में शांति भूषण ने इसके लिए इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के सचिव यशपाल कपूर का उदाहरण दिया था, जिन्होंने राष्ट्रपति से अपना इस्तीफा मंजूर होने से पहले ही इंदिरा गांधी के लिए काम करना शुरू कर दिया था। कोर्ट ने इसी आधार पर इंदिरा गांधी की सांसदी को खारिज कर दिया गया था। अब देखिए ये संकट दरअसल कैसे शुरू हुआ। अब सवाल यहां पर होता है, अब थोड़ा पीछे चलते हैं तो पता चलता है कि मार्च 1971 में हुए आम चुनावों में कांग्रेस पार्टी को जबरदस्त जीत मिली। इसी चुनाव में इंदिरा गांधी लोकसभा की अपनी पुरानी सीट यानी उत्तर प्रदेश के रायबरेली से 1 लाख से अधिक ज्यादा वोटों से चुनी गई। इसके बाद जनता को उनकी नई छवि से काफी उम्मीदें हो चली थी, सो उसने इंदिरा गांधी को एक बार फिर से प्रचंड बहुमत से देश का नेतृत्व सौंप दिया। लेकिन मामला यहीं से शुरू हो गया, यहीं से शुरू होती है पूरी कहानी। उनके प्रतिद्वंदी और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के प्रत्याशी राज नारायण ने उनकी इस जीत को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दे दी। इतिहास के पन्नों पर यह मुकदमा इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण के नाम से दर्ज हो गया, जो आज भी मशहूर है। और यही कहानी हमने आपको ऊपर बताई है, पहले बता दी है। इंदिरा गांधी को बड़ा झटका लगा। फिर दिन आया 25 जून का। विपक्ष के सबसे बड़े नेता जयप्रकाश नारायण यानी कि जेपी ने अनिश्चितकालीन देशव्यापी आंदोलन का आह्वान किया। उन्होंने दिल्ली के रामलीला मैदान में कभी रामधारी सिंह दिनकर की मशहूर कविता की पंक्तियां कही पढ़ी, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। इसने देश के लोगों को जोश से भर दिया, युवाओं को क्रोधित कर दिया। उन्होंने इंदिरा गांधी को स्वार्थी और महात्मा गांधी के आदर्शों से भटका हुआ बताते हुए उनसे इस्तीफे की मांग रख दी। जेपी ने सेना से पुलिस से सरकार से असहयोग करें, ये अपील भी की। जेपी ने कहा कि अब समय आ गया है कि देश की सेना और पुलिस अपनी ड्यूटी निभाते हुए सरकार से असहयोग करें। उन्होंने कोर्ट के इस फैसले का हवाला देते हुए जवानों से आह्वान किया कि वे सरकार के उन आदेशों की अवहेलना करें जो उनकी आत्मा को स्वीकार ना हो। उस दौर के आलोचकों का मानना था कि इंदिरा गांधी को उस क्रांति जैसे माहौल में किसी पर भी भरोसा नहीं था और वो खुद किसी भी कीमत पर प्रधानमंत्री पद की कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार भी नहीं थी। ऐसे में उन्होंने जीपी का बहाना लेते हुए देश में आपातकाल का फैसला ले लिया। कई आलोचकों का मानना है कि इंदिरा गांधी के खिलाफ हाईकोर्ट में पहुंचने वाला मामला ही इस आपातकाल की जड़ था। वहीं कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि इंदिरा गांधी समझ चुकी थी कि जेपी उनके लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। हालांकि मुसीबत तो खड़ी ही थी। इससे पहले कि उनसे कुर्सी छिन जाए, उन्होंने इस फैसले को रेडियो पर सुनाकर देश की आवाजों को हाहाकार का रूप दे दिया। जेपी ने अपने भाषण में कहा कि मेरे मित्र बता रहे हैं कि मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है क्योंकि हमने सेना और पुलिस को सरकार के गलत आदेश नहीं मानने का आह्वान किया है, अपील की है, मगर मुझे इसका डर नहीं है। मैं आज इस रैली में भी अपने उस आह्वान को फिर दोहराता हूं ताकि कुछ दूर संसद में बैठे लोग भी सुन सकें। आज फिर मैं पुलिसकर्मियों और जवानों का आह्वान करता हूं कि इस सरकार का आदेश न माने, क्योंकि
इसने शासन करने की अपनी वैधता को खो दिया है। और देखिए, रेडियो पर इंदिरा गांधी की आवाज, इससे सरकार बुरी तरीके से थर्रा गई थी, सरकार डर गई थी। अगला जो कदम उसने उठाया, उसने भारतवासियों के होश उड़ा दिए, मीडिया के पैर कांप उठे, देश भर में हाहाकार मच गया। 26 जून 1975 गुरुवार की सुबह लोगों की नींद खुली तो रेडियो पर आने वाली आवाज तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की थी। इस आवाज एक ऐसा संदेश था, ये आवाज एक ऐसा संदेश गूंजा जिसके बाद सुनने वाले नेताओं के चेहरों पर हवाइयां उड़ गई। संदेश में इंदिरा गांधी ने कहा, भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। ये इंदिरा गांधी जी के शब्द थे। आपातकाल जरूरी हो गया था। एक जना सेना को विद्रोह के लिए भड़का रहा है, इसलिए देश की एकता और अखंडता के लिए यह फैसला जरूरी हो गया था। लेकिन इससे सामान्य लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। साल 1975 में आपातकाल का दौर देखने वाले बताते हैं कि रेडियो पर जैसे ही यह संदेश खत्म हुआ, वैसे ही देश भर में हाहाकार मच गया। इस ऐलान के बाद देश में सरकार की आलोचना करने वालों को जेलों में ठूंसा जाने लगा। लिखने वालों, यहां तक कि सरकार और सरकार के खिलाफ होने वाले विचारों तक पर पाबंदी लगा दी गई। आपातकाल के दिनों में इंडियन एक्सप्रेस अखबार में एक दिन संपादकीय की जगह खाली छोड़ दी गई। लिखने वालों ने कुछ नहीं लिखा और कुछ नहीं लिख करके पढ़ने वालों को पढ़ा दिया। अब लिखने पर पहरा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब महज एक चुनाव की वजह से या फिर जेपी की सरकार के खिलाफ खड़े होने की वजह से हो रहा है। और आखिर कौन था वो जना जिसका जिक्र इंदिरा गांधी ने अपने भाषण में किया? रेडियो पर जना शब्द का उपयोग आखिर इंदिरा गांधी ने क्यों किया? वो जना कौन था? अब उस पर भी हम बात कर लेते हैं। दरअसल इंदिरा गांधी के संबोधन में जना कोई और नहीं बल्कि जयप्रकाश नारायण थे। लोकनायक कहे जाने वाले जयप्रकाश नारायण पूरे विपक्ष की अगुवाई कर रहे थे। वे मांग कर रहे थे कि बिहार की कांग्रेस सरकार इस्तीफा दे। इसके अलावा वे केंद्र सरकार पर भी हमलावर थे। उनकी रैली ने मानो कब्र में ठोंकी गई आखिरी कील का काम किया हो और इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगा दिया। इंदिरा गांधी ने इस मामले में अपने बेटे संजय गांधी, तत्कालीन कानून मंत्री हरिराम गोखले और पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रे जैसे खास सलाहकारों से मंत्रणा की। उन्होंने आंतरिक उपद्रव की आशंका जताते हुए संविधान की धारा 352 का इस्तेमाल कर आधी रात को तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को एक फरमान जारी कर कहा कि देश में आंतरिक आपातकाल लागू कर दिया जाए। इसके बाद जो हुआ वही इतिहास है, वही काला दिन है, वही काला अध्याय है और वो काला अध्याय बन गया इतिहास के अमिट पन्नों में। ये भारत के इतिहास पर लगा वो काला दाग था जो संविधान के आंसुओं के कारण बना, जो संविधान के आंसुओं का कारण बना, जो दाग जिसे कभी हटाया नहीं जा सकता। देश में 1977 को आम चुनाव हुए जिसमें इंदिरा गांधी की कांग्रेस को बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा। जनता दल ने 542 लोकसभा सीटों में से करीब 296 सीटों पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की, जबकि इंदिरा गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस को महज 154 सीटें ही मिल सकी। पार्टी को साल 1998 सीटों का नुकसान यहां पर हुआ। तो इंदिरा गांधी के द्वारा लगाया गया आपातकाल आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है और उस इतिहास के पन्ने को, उस दौर को काला अध्याय बताया जाता है। और शायद यही कारण है कि आज केंद्र सरकार को उस काले दिन को, उस काले दिवस को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाना पड़ा है। तो फिलहाल देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम में आज हमने आपको बताया कि वो काला अध्याय क्या था, वो काली रात कौन सी थी, 25 जून को लगाई गई वो इमरजेंसी आखिर क्यों लगाई गई और वो जना कौन था। आपने ब्लैक बॉक्स के कार्यक्रम में वो तमाम चीज़ें जानी, वो काला अध्याय जाना और ये भी जाना आपने कि किस प्रकार से आज मोदी सरकार को संविधान हत्या दिवस उसे घोषित करना पड़ा ताकि उसकी याद में संविधान के आंसुओं को जो रोना पड़ा है उसके आंसुओं को देश याद रखे, देशवासी याद रखे। फिलहाल देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।